स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज का जो हम लोग का क्लास चलने वाला है वो चलने वाला है हरियाणा ग्रुप डी परीक्षा का प्रैक्टिस नंबर 2। और जितने भी प्रश्न लेके आया हूँ वो सारे ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले 3 साल में बार बार रिपीट हो रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ये सारे सवाल रिपीट होने वाले हैं। तो क्लास को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न लेके आए हूँ ना वो सारे ही प्रश्न किसी न किसी साल में रिपीट किया गया है। संभावना है कि आगे भी ये सवाल रिपीट होएगा। तो क्लास को पूरा देखिए और अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि पहले से आप लोगों को कितना क्वेश्चन का आंसर याद था। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। सबसे पहले हम लोग हरियाणा का सामान्य ज्ञान देखने वाले हैं। पहला नंबर प्रश्न है, हरियाणा का पेरिस किस जिले को कहा जाता है। ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीट किया गया है ये वाला सवाल। सवाल कह रहा है कि हरियाणा का पेरिस किस जिले को कहा जाता है। तो याद रखिए कि करनाल जिले को कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी मैं आप लोग को बताता हूँ जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले पूछ सकता है कि हरियाणा राज्य का गठन कब किया गया था। तो याद रखिए कि इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1996 में हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। सबसे पहले यह सवाल को याद रखिएगा। दूसरा सवाल याद रखिए कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना होता है। इसको भी याद रखिए कि क्षेत्रफल पूछा जाए तो बताना है 44,212 मीटर इसका क्षेत्रफल है। तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि इसका राजधानी अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग को राजधानी क्या बताना है कि हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ होता है। एक सवाल और याद रखिएगा, पूछ सकता है कि हरियाणा का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो याद रखिए कि इसका जो राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा वो काला तीतर हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा, काला तीतर हो जाएगा हरियाणा का राष्ट्रीय पक्षी। दूसरा नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध हरियाणी कवि पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि कवि पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था। तो याद रखिएगा कि ये विभानी में हुआ था, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये अगला नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति में अमानत नेतृत्व के लिए रेवाड़ी से प्रमुख नेता कौन थे। बताना है कि 1857 की क्रांति में अमानत नेतृत्व के लिए रेवाड़ी के प्रमुख नेता कौन थे। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बता रहा हूँ जितने भी सवाल हैं वो सारे ही सवाल रिपीट हो गए हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी रिपीट होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राव तुलाराम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो याद रखिए कि ये करनाल में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो याद रखिए कि ये यमुनानगर में स्थित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छठा नंबर प्रश्न है, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। बताना है कि हरियाणा का सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो याद रखिए कि ये दमादम झील हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल यहाँ से पूछ लिया जाए कि हरियाणा का बड़ा ज़िला कौन सा है। बताना है कि हरियाणा का बड़ा ज़िला कौन सा है। तो इसका बड़ा ज़िला हो जाएगा सिरसा है, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ स्थित है। बताना है कि हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ स्थित है। ऑप्शन है करनाल, अंबाला, हिसार या फिर भिवानी। तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिसार। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, हार्ट ऑफ हरियाणा किस जिले में स्थित है। बताना है कि हार्ट ऑफ हरियाणा किस जिले में स्थित है। सवाल को ध्यान में रखिएगा। तो याद रखिए कि ये जिंद जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कुरुक्षेत्र उत्सव या गीता जयंती महोत्सव किस सरोवर के तट पर प्रमुख रूप से आयोजित होता है। तो याद रखिए कि ये ब्रास सरोवर के तट पे आयोजित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 10वां नंबर प्रश्न है, ओलंपिक पदक जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला पहलवान कौन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला पहलवान कौन थी।
तो ये हो जाएगी साक्षी मालिक, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, हरियाणा लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताना है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिए कि ये पंचकुला में स्थित है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो आप लोग को बताना है कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रसिद्ध हरियाणवी लोक नृत्य धमाल मुख्य रूप से किस अवसर या क्षेत्र में किया जाता है? तो याद रखिए कि ये महेंद्र वरेवारी के क्षेत्र में चांदनी रात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि शादी विवाह में कौन सा नृत्य किया जाता है? केवल शादी विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो याद रखिए कि खेरिया नृत्य किया जाता है, खेरिया नृत्य किया जाता है शादी विवाह के अवसर पे। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, हरियाणा के किस ज़िले में उर्दू अकादमी स्थित है? बताना है कि हरियाणा के किस ज़िले में उर्दू अकादमी स्थित है? तो याद रखिए कि यह पंचकुला में स्थित है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा सवाल पूछ सकता है कि हरियाणा में सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग को बताना है कि हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा अधिक वन पाया जाता है वो पंचकुला में पाया जाता है, सबसे अधिक वन पाया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। 14 नंबर प्रश्न है, पिंजौर गार्डन या यादवेंद्र गार्डन के वास्तुकार कौन थे? बताना है कि पिंजौर गार्डन यादवेंद्र गार्डन के वास्तुकार कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नवाब फिदाई खान, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल पूछ रहा है कि हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिए कि पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस और करंट अफेयर का क्वेश्चन आ चुका है, तो चलिए फटाफट से इसको भी कंप्लीट करते हैं। चलिए पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रेडियम की खोज किसने की थी? बताना है कि रेडियम की खोज किसने की थी? तो याद रखिए कि मैडम मैरी क्यूरी और पीरे क्यूरी ने की थी, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, अगर सवाल पूछा जाए कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिए कि थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? बताना है कि कौन सा अनुच्छेद को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो याद रखिए कि अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से एक सवाल ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 में क्या है? तो आप लोग को बताना है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों को हनन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। कौन? तो आर्टिकल 32, इसको ध्यान में रखना है, सवाल पूछा जाता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? बताना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए कि जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? बताना है कि जो कांड हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान में रखिए कि जो कांड हुआ था वो हुआ था 1919 में, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल यहाँ से एक ऐसे भी बन सकता है कि ये कांड कहाँ हुआ था, तो बताइएगा कि ये हुआ था अमृतसर पंजाब में ये चीज़ हुआ था, अमृतसर पंजाब में ये हुआ था, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताना है कि आईसीजे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखना है कि ये द हेंज नीदरलैंड में स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सवाल अगर पूछ ले जाए कि आईसीजे का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिए कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में इसकी हुई थी। चलिए छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा रूस, राइट आंसर हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर सी।
चलिए 7 नंबर प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? बताना है कि भारत में करेंसी नोट जो जारी किया जाता है उसको जारी करने के लिए अधिकार किसके पास है? तो याद रखिए कि आरबीआई के पास है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सवाल यहाँ से ऐसे भी पूछ सकता है कि आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग को बताना है कि आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल, पूरा डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एसबीआई की यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी हुआ था इसको याद रखिएगा कि 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, सत्याशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना है सवाल को। सवाल कह रहा है कि सत्याशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए कि ज्योतिबा फूले ने की थी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। और सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो आप लोग को बताना है कि इनके जो गुरु हो जाएंगे वो हो जाएंगे रामकृष्ण परमहंस हो जाएंगे इसके स्वामी विवेकानंद के गुरु। इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पे मनाया जाता है? तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए कि ये मनाया जाता है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ से सवाल कह रहा है कि किसकी जयंती पे मनाया जाता है खेल दिवस? तो आपको याद रखना है कि खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जयंती पे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो ये कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य अगर पूछा जाए तो आप लोग को बताना है कि भारतनाट्यम हो जाएगा इसका शास्त्रीय नृत्य। दूसरा प्रश्न अगर पूछ ले जाए कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो याद रखिए कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी हो जाएगी। इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए अब हमारा सम्मान विज्ञान का क्वेश्चन आ चुका है, जनरल साइंस का क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए फटाफट से भी इसका क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो याद रखिए कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? बताना है कि मनुष्य का रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन में है 6.0, 7.4, 8.5 या फिर 5.5। तो आपको याद रखना है कि इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? सबसे पहले एलपीजी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। सवाल कह रहा है कि एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो आपको बताना है कि एलपीजी में होती है ब्यूटेन और प्रोपेन, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मीथेन का भी सूत्र याद रखिए कि मीथेन का सूत्र होता है CH4। और यहाँ से एक सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? एग्जाम में सीधे सवाल पूछेगा कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो बताना है कि भविष्य का ईंधन हमारा हाइड्रोजन को कहते हैं भविष्य का ईंधन। इसको ध्यान में रखना है। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, पौधा में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? काफ़ी सिंपल प्रश्न और इम्पॉर्टेंट भी है प्रश्न। सवाल कह रहा है कि पौधा में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन में है फ्लोएम, जाइलम, स्टोमेटा या फिर रंध्र। तो याद रखिए कि जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। 5 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछ रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है?
तो याद रखिए कि डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से सवाल पूछ सकता है आपसे कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिए कि शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है। चलिए छठा नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कार्य हो जाएगा हमारा जूल का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताना है कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है। ऑप्शन में है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोली या फिर धमनी। तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन के कमी से होती है, बताना है कि रतौंधी किस विटामिन के कमी से होती है। तो ये होती है विटामिन ए की कमी से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि सूरज की प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, तो याद रखिए कि सूरज के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए और सवाल अगर पूछ ले जाए कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन काम करता है, तो याद रखिएगा कि रक्त का थक्का जमने में विटामिन के काम करता है, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न अब हमारा गणित का आ चुका है। तो चलिए देखते हैं गणित का सवाल कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा है कि 12, 15 और 20 का लघुत्तम समवर्तक यानी कि एलसीएम क्या होगा। ये काफ़ी सिंपल प्रश्न है, आप सभी को 12, 15, 20 का एलसीएम निकालना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 60 आएगा। 60 नंबर हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर इतना है, बी अनुपात सी बराबर इतना है, तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा। ये भी सवाल सिंपल है, इसको सॉल्व कीजिए और उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका उत्तर आएगा शायद 8:50 आएगा। आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया भी हुआ, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 20% 80 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगा, बताना है कि यदि किसी संख्या का 20% 80 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगा। तो ये हो जाएगा 400। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चौथा नंबर प्रश्न है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। आपसे औसत पूछ रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। तो हमारा अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, 7, 11। ये सारे अभाज्य संख्या होता है। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 5.6, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न अब हमारा रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है। तो देखिए रीजनिंग आप लोग लगाइए कि रीजनिंग आपका कैसा है। चलिए सवाल कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लुप्त संख्या को आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो इसका राइट आंसर 80 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, विषम शब्द को चुनिए। यहाँ पे विषम शब्द को चुनना है। पहला में है सेब, आम, आलू या फिर संतरा। सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा सोचिए कि इसमें से विषम कौन सा है। तो यहाँ पे आलू एक विषम है, जो कि आलू एक प्रकार का सब्जी है और एक तना वाला सब्जी है। बाकी सारे हैं जो कि एक फ्रूट है। सेब भी हमारा फ्रूट है, आलू भी, संतरा भी फ्रूट है और आम भी फ्रूट है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रीजनिंग इसी तरीके से पूछा जाएगा, आपको ध्यान से देखना है, सोचना है कि आंसर क्या होगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि डॉक्टर को ERFT लिखा जाता है तो नर्स को क्या लिखा जाएगा। ये भी सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा आप लोग सोचिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा OVTUF, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सीमा गीता से लंबी है लेकिन
रीता से छोटी है सबसे लंबी कौन है? बताना है कि सीमा गीता से लंबी है लेकिन रीता से छोटी है तो सबसे लंबी कौन है? तो याद रखिए कि रीता सबसे लंबी हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ और सी का अर्थ इतना दिया हुआ है तो इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका मान 22 आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा समान हिंदी का प्रश्न यहाँ से चालू हो चुका है, तो चलिए लगाइए टेस्ट कि समान हिंदी आपका कैसा है। सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि चौराहा में कौन सा समास है? समास से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चौराहा में कौन सा समास है, तो याद रखिए कि इसमें दिग्गु समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और सवाल काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ऐसा सवाल पूछा जाएगा आपसे। सवाल कह रहा है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो होता है पो प्लस अन। तो यहाँ पे आंसर देखिए कि पो प्लस अन ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा नंबर प्रश्न है अमृत का विलोम शब्द क्या है? काफ़ी सिंपल प्रश्न पूछ रहा है कि अमृत का विलोम शब्द क्या है, तो अमृत का विलोम 20 हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है जिनकी आने की तिथि ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बताना है कि जिनकी आने की तिथि ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अतिथि। जिसकी आने की तिथि ना हो उसे हम अतिथि कहते हैं, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द चुनिए। बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी ये तीनों अशुद्ध लिखा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। चलिए छठा नंबर प्रश्न है आँख में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा। सवाल कह रहा है कि आँख में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो याद रखिए कि धोखा देना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कमल का सही परिवाची शब्द नहीं है। सवाल को समझिए क्या कह रहा है कि कमल का सही परिवाची शब्द नहीं है, तो ये हो जाएगा जलद। बाकी ये तीनों है जो कि कमल का परिवाची शब्द है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हमारा इंग्लिश का प्रश्न आ चुका है, तो इसको भी आप लोग देखिए कि आप लोग का इंग्लिश कितना सही होता है। सबसे पहले पूछ रहे हैं कि चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एक्सपेंसिव, यानी कि एंटोनिम का मतलब मैं पहले ही बता देता हूँ। इसका मतलब विलोम होता है, यानी कि आपसे विलोम शब्द पूछ रहा है कि विलोम शब्द क्या होगा, तो एक्सपेंसिव का जो विलोम हो जाएगा वो चीप हो जाएगा, यानी कि सस्ता हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, यानी कि यहाँ पे जो कौन सा स्पेलिंग है जो कि राइट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में ये वाला नेसेसरी राइट लिखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा नंबर प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रिएट प्रीपोजिशन ही इज ए फॉर डॉग्स। यहाँ पे आप लोग को प्रीपोजिशन पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन भरा जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। ही इज एफ्रेड ऑफ डॉग, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द वन वर्ड सुटेबल फॉर ए पीस वेयर बुक आर कीप्ड, यानी कि यहाँ पे कौन सा वन वर्ड सुटेबल है, तो यहाँ पे हम लोग लाइब्रेरी का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर प्रश्न है चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ हॉनेस्ट, यानी कि साइनोनिम यानी कि आपसे इससे पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है कि इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। हॉनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, ईमानदार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सवाल को ध्यान में रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न है मीनिंग ऑफ द आइटम एप्पल ऑफ वन आई, तो ये हो जाएगा वेरी डियर विलव्ड, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 7 नंबर प्रश्न है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि आपको पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। सी सिंग्स ए सॉन्ग, तो इसको पैसिव वॉइस में आप चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा ए सॉन्ग इज सुंग बाय हर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ए सॉन्ग इज सुंग बाय हर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है
कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। तो यहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करेंगे क्योंकि सन सिर्फ एक होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हमारा तो हम लोगों ने सारे ही प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। ये जितने भी प्रश्न बताया हूँ वो सारे ही प्रश्न किसी न किसी साल रिपीट किए गए हैं और उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में भी ये सारे सवाल रिपीट किए जाएंगे।